Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, students. So the next topic in the chapter is multiplication theorem on probability, right? Okay. So till now, what all we have covered is conditional probability only. So after the conditional probability comes the next topic, which is very much connected to the conditional probability, that is multiplication theorem on probability. सो देखो टॉपिक का इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगा बिकॉज ये टोटल जो चैप्टर है, ये टोटल चैप्टर है लॉजिक बेस्ड है। तो मैं चाहूंगा किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में से फॉर्मूला पे ना करके पहले लॉजिक पे किया जाए कि एक्चुअली है क्या, मतलब कुछ बात करी जाए कि टॉपिक में चलेगा क्या। उसके बाद नोट डाउन करने का काम और ये सब तो अपन घर पे भी कर सकते हैं, टॉपिक समझ में आना चाहिए। द पॉइंट इज दैट, है ना। तो बात उसकी करते हैं ना। तो मैं कुछ आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखी। हमने क्या सीखी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने ये सीखा कि अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए, जैसे ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, तो किसी किसी भी इवेंट की जनरल प्रोबेबिलिटी है, जनरल प्रोबेबिलिटी मतलब उसको होने की संभावना, दैट्स इट। लेकिन इसके मुकाबले उसी इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, तो सबसे पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी इसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है, ये भी इसकी इसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है। दोनों प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की ही है, पर वो तो जनरल प्रोबेबिलिटी है। जनरल मतलब जनरल, जैसे बारिश होने की संभावना, पास होने की संभावना, कुछ भी, एनीथिंग। और वो एक इवेंट होने के बाद किसी इवेंट के होने की, मतलब कोई शर्त रखी जाए, कोई हिंट दे दिया जाए, कोई इवेंट अकर कर दिया जाए, उसके बाद इवेंट ई के होने की संभावना है, तो वो कंडीशनल है और ये जनरल है। फर्क यही रहा। अब पिछली एक्सरसाइज में या पिछले टॉपिक में 2-3 दिनों से हमने इस पर काफी चर्चा करी कि ये कैसे निकालते हैं, और निकाले भी सही, बहुत सारे क्वेश्चंस में निकाल लिया। बट द पॉइंट इज दैट कि क्या इसको निकालने के लिए क्या हमेशा वो फॉर्मूला फॉर्मूला सोचना पड़ता है? इसको निकालने के लिए क्या वही फॉर्मूला फॉर्मूला सोचना पड़ता है? तो आंसर इज नो। लॉजिक से भी सोचा जाता है, मतलब मैंने स्टेटमेंट दे दिया ना, मैंने कुछ बात बोल दी ना, आप उससे भी ई ऑन एफ निकाल सकते हो। आपको कुछ इंटरसेक्शन करने की जरूरत नहीं है, कुछ वो तो अपन उसी चीज को निकालना सीख रहे थे, तो उसके बेस पे जा रहे थे। बट इसको निकालने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला यूज करो, वही इंटरसेक्शन करो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 52 कार्ड्स सब जानते हो, जानते हो 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से मैंने कहा 52 कार्ड्स में से मैंने कहा, सुना ध्यान से, कि किंग आने की क्या संभावना है? किंग 52 कार्ड्स में से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आउट अ किंग? बोलो खुशी। 4/52, दैट मीन्स वी कैन से इट 1/13। तो ये किंग आने की जनरल प्रोबेबिलिटी है। लेट द इवेंट ई बी दैट द किंग इज ड्रॉन आउट, अ किंग इज ड्रॉन आउट, ए किंग इज ड्रॉन आउट। क्या ड्रॉ आउट होता है? किंग होता है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल ली 4/52, दैट इज 1/13। कोई डाउट नहीं। अब मैं कह रहा हूं, मैंने जो पत्ता निकाला है ना, वो किंग निकल गया, वो किंग निकल गया। निकल गया तो मैंने उसको रख दिया साइड में। अब मैं दूसरा पत्ता निकाल रहा हूं। अब दूसरा कार्ड जो मैं निकाल रहा हूं वो भी किंग निकले, वो भी किंग निकले। तो अब जो सेकंड कार्ड निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब वो भी किंग निकले, इस बात की संभावना क्या होगी? 3/51, यस, क्योंकि एक किंग निकल चुका है। तो आप क्या करोगे, इसमें से एक माइनस करोगे और इसमें से एक माइनस करोगे, सो द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/51। फाइन, बिल्कुल सही कहा आपने, 4/52। उससे नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/51। तो अब आप ध्यान से सुनना, ये जो आपने नई प्रोबेबिलिटी निकाली, ये आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो निकाली, ऑलरेडी एक इवेंट अकर हो चुका है। भाई मैं आपको इवेंट देता, इवेंट एफ इज द सेकेंड कार्ड ड्रॉन आउट इज किंग। ये इवेंट एफ है। एफ क्या है? द सेकेंड कार्ड ड्रॉन आउट इज किंग, द सेकेंड कार्ड ड्रॉन आउट इज किंग, इज किंग। ठीक है। तो अभी जो आपने 3/51 निकाली है, आप मानते हो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई है, क्योंकि ई तो पहले ही हो चुका है। मानते हो आप ये एफ ऑन ई है? ई हो चुका है तभी तो आपने 3/51 लगाया।
अगर लेट से ई नहीं होता, लेट से ई नहीं होता, तो फिर वापस आपका आंसर 4/52 होता कि नहीं होता? होता ना। तो अभी आपने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली है कि नहीं निकाली? निकाली है। तो फिर निकाली है, तो फिर निकाली है तो आपने क्या इंटरसेक्शन किया, वो सब किया, वो तामझाम किया? नहीं किया ना। दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो अंडरस्टूड समटाइम्स बाय अ गिवन स्टेटमेंट, है ना। तो यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सर फिर निकालने के लिए इंटरसेक्शन की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा ना मैंने। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बाकी चीजें गिवन होती है और उनके हिसाब से थ्योरम जो सिस्टम बनता है और पूरा स्टेटमेंट्स बनते हैं और पूरे इंटरसेक्शन होता है, सब होता है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, कुछ इवेंट्स ही ऐसे हैं कि जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय द स्टेटमेंट ही अंडरस्टूड है कि ये होगी, होगी ना। तो सर फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिल गई, तो फिर पूछेगा क्या? ये तो मिल गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो मिल गई, डायरेक्टली गिवन थी या इनडायरेक्टली गिवन थी, फिर पूछेगा क्या? तो पूछेगा ये कि जब अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली थी तो उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में, उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में तीन चीजें शामिल थी, याद है आपको? मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या क्या चीजें शामिल थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ की बात करूं या फिर एफ ऑन ई की बात तो चल रही है ना अभी इस एग्जाम्पल में, तो लेट्स टॉक अबाउट एफ ऑन ई ओनली। तो एफ ऑन ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलो क्या होगी? हाँ, ई या एफ इंटरसेक्शन ई कुछ भी कह लो, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्मूला, 1 2 3। अब अपन ये निकालते थे प्रोवाइडेड दैट ये दोनों हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन होते थे। तो अब अपने को ये तो गिवन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अभी अभी आपने निकाला, और ये जनरल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हम निकाल ही लेंगे, इजी होगी। तो मुद्दा ये है कि इस पार्ट को कैसे निकालें, यही इस टॉपिक का मुद्दा है। इस पार्ट को कैसे निकालें? अब आप कहोगे सर ये पार्ट तो इजीली निकल जाता था, ये पार्ट उधर इजीली निकल जाता था क्योंकि ये निकालना होता था। अभी आने वाली एक्सरसाइज में ये पार्ट इजीली निकल जाएगा, इसको निकालना होगा। समझ गए? समझ गए? तो यहां से इसकी वैल्यू, भाई ये एक नंबर ही तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वन एक नंबर ही तो है, ये भी एक नंबर ही है, तो वो भी एक नंबर ही है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालोगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई, ऐसे ही निकालोगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहता है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? सर आप जब ई ऑन एफ निकलवा रहे थे तब आपने ई ऑन एफ का मतलब ये बताया, एफ हो चुका है ई के संबंध। तो जब आप अब ये निकलवा रहे हो तो उसका मतलब बता दो, तो सोचो उसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा? सोचो, निकाल क्या रहे हो? दोनों के साथ में, दोनों इवेंट्स के होने की घटना संभावना, ये भी हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड। दैट मीन्स ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जैसे सेकंड कार्ड भी किंग चाहिए, फर्स्ट कार्ड भी किंग चाहिए, ई भी चाहिए, एफ भी चाहिए। तो उसको निकालूंगा, इसका आंसर कैसे निकालूंगा? इसका आंसर बड़ा ही आसान है। उन दोनों में, दोनों चाहिए ना आपको, उन दोनों में से कोई एक इवेंट घटित करा दो। मैंने करा दिया, अब एफ का घटित कराने की बारी है। तो एफ जब होगा तब ई हो चुका होगा, तो एफ के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ई की तो जनरल प्रोबेबिलिटी और एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड दैट ई हो चुका है। किसने कहा सर मैं पहले वो करवा दूं? वो करवा ले, पहले एफ करवा ले। अब ई ऑन एफ निकाले ना, अब दोबारा जब ई निकालेगा तब एफ हो चुका होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। जब तू पहले तूने एफ करवा दिया तो अब ई हो चुका, एफ हो चुका होगा, तो अब ई ऑन एफ लिखेगा। समझ में आई बात? और ऐसे दो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 3 4 5 6 पता नहीं कितने इवेंट्स की मैं साइमल्टेनियस, इसको कहेंगे साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। क्या कहेंगे इसको? साइमल्टेनियस, साथ में होना, है ना, है ना। अभी साइमल्टेनियस और सक्सेसिव ये दो वर्ड्स होते हैं बड़े कंफ्यूजिंग से। ये टॉपिक खत्म होने के बाद इस पर भी चर्चा करी जाएगी। अभी हाल फिलहाल के लिए आप मानो साथ में होने की संभावना, दैट मीन्स साइमल्टेनियस होने की संभावना। डन है यहां तक? ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसको 2 इवेंट्स तक सीमित रखा, अब 3 4 5 इवेंट्स तक ले जाओ। लेट्स से मैंने कहा कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच ये सब चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिनोट कराने का तरीका भी होता है ना, ऐसे बार बार लिखने का तरीका पता है क्या होता है? आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी एच। ई एफ जी एच का मतलब ये होता है कि ई भी हो, एफ भी हो, जी भी हो, और इंटरसेक्शन आप ओमिट भी कर सकते हो, है ना। तो अब आप इनमें से कोई भी एक इवेंट पहले घटित कराओगे, जो भी पॉसिबल होगा वहां पे। लेट से मैंने ई करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया बेटा। अब किसकी बारी है घटित होने की? तो जब मैं एफ करवा रहा हूं तो ई हो चुका है। अब किसकी बारी है घटित होने की? जी की। तो जब मैं जी करवा रहा हूं तो क्या क्या हो चुका है? ये एफ और ई, तो ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हो नीचे, या फिर ई एफ लिख सकते हो, या तो ई एफ लिख दो या फिर ई इंटरसेक्शन।
और अब आप किसकी बारी है लास्ट में घटित होने की? एच की। तो जब आप एच करवा रहे हो तो क्या क्या हो चुका है? ई हो चुका है, एफ हो चुका है और जी हो चुका है। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक ऐसी थ्योरम है जो हमको क्या देती है, उसकी देन क्या है? उसकी देन ये है, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के साथ में अकर होने की संभावना वो हमको बताती है। और वो कैसे बताती है? वो कहती है भैया कोई भी आपको जो पॉसिबल हो रहा हो पहले एक इवेंट घटित करा दो, वो होने के बाद जब अगला कराओ तो अगले की जनरल प्रोबेबिलिटी मत लिखना, अगले की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखना, अगले की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखना। तो फॉर एग्जांपल अभी पिछले ही एग्जांपल में मैं आपको कहूंगी पहला कार्ड भी किंग निकले, दूसरा कार्ड भी किंग निकले, तो पहला कार्ड किंग निकलने की संभावना क्या निकली थी? 4/52। तो अब दूसरा कार्ड किंग निकलने की संभावना जब आप निकालोगे तो 4/52 थोड़ा ना लिखोगे, जबकि किंग आने की संभावना तो 4/52 होती है ना, बट वो तो उसकी जनरल प्रोबेबिलिटी होती है, वो तो उसकी जनरल प्रोबेबिलिटी होती है। सेकंड किंग जब निकलेगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोवाइडेड पहला हो चुका है, तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/51। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो यही संभावना है दो कार्ड के किंग निकलने की 52 पत्तों में से। अगर आप 52 पत्तों में से दो कार्ड्स निकालो और दोनों किंग निकले, उसकी संभावना देख रहे हो आप, इतनी कम है। मतलब जो भी है, समझ गए क्या? समझ गए क्या? अच्छे से समझ गए? ठीक है। अब बात करते हैं, मैं पूरा टॉपिक पहले जैसे अभी मैंने जनरल वे में समझाया, तो मैं इसके आगे का टॉपिक भी एक बार जनरल वे में समझा देता हूँ जो इसी से कनेक्टेड है, फिर नोट्स लिखने का काम शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये तो हमने सीख लिया। अब बात आती है कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। एक वर्ड निकल के आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि फ्लो चल रहा है ना, तो फ्लो में एक बार वो भी चीज समझ में आ जाएगी, है ना? अब फिर नोट्स का काम बाद में करेंगे। क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या मतलब होता है? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो इंडिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि सेकंड कार्ड निकलना, तो सेकंड कार्ड किंग निकलना फर्स्ट कार्ड पर डिपेंड कर रहा था ना भाई। अगर वो किंग निकला होगा पहला वाला तो उसके किंग निकलने की संभावना कम है दूसरे की, और अगर वो नहीं निकला होगा किंग तो ज्यादा है ना भाई? मान लो अगर वो किंग निकला होगा तो 3/51 आपने कहा, किंग नहीं निकला होगा तो 4/51। कार्ड तो कम हुआ, कार्ड तो कम हुआ पर वो किंग नहीं निकला, लेकिन संभावना ज्यादा हो गई। 3/51 से 4/51 संभावना ज्यादा है ना, अफेक्ट हुई या नहीं हुई? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सिंपल सा मतलब है ऐसे इवेंट्स जो किसी दूसरे इवेंट्स के घटित होने से अफेक्ट हो, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो, तो वो कहलाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर नहीं हो तो फिर नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सपोज करो मेरे हाथ में एक डाइस है, एक कॉइन है, डाइस उछाला, कॉइन उछाला। इवेंट ई है कि डाइस पे 6 आ जाए, इवेंट एफ है कॉइन पे टेल आ जाए। तो क्या टेल का आना डाइस पे 6 आने पे इफेक्ट हो रहा है? ये डाइस का 6 आना उसके इवेंट के कॉइन के टेल आने पे इफेक्ट हो रहा है ना? ये अब अपनी अलग दुनिया में मस्त है, ये अपनी अलग दुनिया में मस्त है, दोनों किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो मैं कह दूंगा इवेंट ई एंड एफ आर हेयर इन दिस एग्जांपल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। अच्छा, अभी कार्ड वाले क्वेश्चन में जो पिछला मैंने एग्जांपल दिया उसी में मैं थोड़ा फेरबदल कर दूं तो वो भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कैसे? फर्स्ट वाला निकाला, देखा, वापस रख दिया, मिक्स कर दिया वापस। अब जब सेकंड निकालूंगा तो फर्स्ट क्या निकला था, कोई फर्क पड़ेगा क्या? वापस वही 4/52 प्रोबेबिलिटी हो गई किंग की जो पहले थी, अभी भी वही हो गई। तो ऐसे भी इवेंट्स होते हैं, ऐसे घटनाएं आपको बना के देगा, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सिचुएशंस बना के देगा, आपको सोचना होगा कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। सर इतनी बात बता क्यों रहे हो, क्या मतलब क्या है इसका? मतलब तो समझ गए इसका रोल क्या है इस टॉपिक में, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में रोल क्या है? रोल ये है, अभी अभी आपने सीखा कि दो इवेंट के साइमल्टेनियस अकरेंस होने की संभावना क्या होती है? बोलो क्या होती है? पहले ई करा दिया तो, जैसे दो फॉर्मूले बनेंगे, पहले ई कराया एफ कराया, चलो ठीक है आगे। एफ ऑन ई, जो हो चुका है वो नीचे आएगा ना? अच्छा, कभी भी ऐसे मत कर देना प्लीज, फॉर गॉड से, ठीक है? ऐसे मत कर देना, और ऐसे भी मत कर देना सर ये है ना, ऐसे कर दो, ऐसे भी मत कर देना। एफ ऑन ई का तो एक मतलब है ना? तभी मैं जान करके आपको बुक में कई जगह ऐसे दिखाई देगा या टीचर्स को कराते हैं, मैं जानबूझ के ऐसे स्लैश लगवाता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चा कहीं ना कहीं ऐसे कर ही देता है, पता नहीं क्यों, है ना? मैथ्स पढ़ रहा है ना यार, मैथ्स में बचपन से उसने ऐसे ही किया है। तो मैं इसलिए स्लैश लगाता हूँ, डिवाइडेड का साइन ना लगाता हूँ, स्लैश। और मैं पढ़ता भी उसको डिवाइड नहीं हूँ, कई टीचर्स पढ़ के भी ऐसे ही बताते हैं प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई, मैं बाय पढ़ता ही नहीं, मैं ऑन पढ़ता हूँ, है ना? ताकि मतलब डिफरेंट रहे, है ना? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताना आप बच्चों, ये तो आपने फॉर्मूला बना दिया इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूं, कर दिया मैंने।
अब मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी मान लो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या कहा मैंने? ई एंड एफ आर, अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, उनमें से कोई एक इवेंट मान लो, है ना, डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सर अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ई के घटित होने की संभावना एफ के घटित होने की संभावना पे डिपेंड नहीं करेगी, और एफ की संभावना ई की संभावना पे डिपेंड नहीं करेगी। तो क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, पढ़ो क्या लिखा मैंने, बहुत ही गहरी बात कह दी। एफ के घटित होने की संभावना, एफ के जनरल घटित होने की संभावना, जैसे मान लो कार्ड का किंग आना एफ है ना, 4/52 है प्रोबेबिलिटी, और ई हो गया उसके बाद एफ निकाल रहे हो, उसकी संभावना सेम है, क्योंकि दोनों किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहे ना। जैसे मान लो मैंने कार्ड वापस रख दिया, मैं कार्ड निकालता ही नहीं, मैं ऐसे ही एफ इवेंट घटित कराता तो 4/52 प्रोबेबिलिटी होती होती ना। अब मैंने ई पहले घटित करा दिया, निकाला, देखा, वापस डाल दिया, ई घटित हो गया। अब मैं एफ करवा रहा हूं तो भी 4/52 है। तो किसी इवेंट की जनरल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए तो वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। या ऐसे करते हैं वाइसी वर्सा, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों इवेंट, उनमें से कोई भी एक इवेंट सेलेक्ट कर लो, उसकी जनरल प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोवाइडेड दैट दूसरा हो गया, वो दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि इफेक्ट तो कर ही नहीं रहे ना। वैसे भी 4/52 प्रोबेबिलिटी हो रही है, और एक पत्ता निकाल के वापस रख दिया तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, अभी भी 4/52 हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोइन और डाइस का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। कोइन उछाला, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कोइन उछाला तो 1/2। ये तो एक केस हो गया, ये तो हुआ एक केस। सेकंड केस पे आ रहा हूं। सेकंड केस में कोइन बाद में उछाला, पहले डाइस उछाला, 6 आ गया। अब कोइन उछाला तो अब टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? वो भी 1/2 ही है। तो कोइन होने की जनरल प्रोबेबिलिटी, कोइन में टेल आने की जनरल प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, और डाइस उछाल कर फिर कोइन उछालने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी 1/2 थी। तो जनरल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। कब होगी? जब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं तो नहीं होगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो साइमल्टेनियस अकरेंस होने की संभावना उन दोनों की जनरल प्रोबेबिलिटी का ही प्रोडक्ट है। देखो उधर स्क्रीन पे खुशी, क्या लिख दिया मैंने? मुद्दा लिख दिया, सारे क्वेश्चन इसी बात से सॉल्व होंगे। दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? जनरली ले रहा हूं, जनरल प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं, क्योंकि है ही दोनों सेम। अरे भाई और एफ ऑन ई सेम है ना, तो मैं एफ ऑन ई क्यों लूं? मैं डायरेक्ट क्या ले लूंगा? जनरल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां से अब दो बातें क्लियर हो गई हैं कि सर दो तरह के इवेंट्स होते हैं। एक तो होता है डिपेंडेंट इवेंट्स, एक तो होता है डिपेंडेंट इवेंट्स, और एक होता है सर क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर? अब इधर की दुनिया कैसे चलेगी और इधर की दुनिया कैसे चलेगी, इस पे बात करते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स में दो इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस होने की जो संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, वो ऐसे चलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दो इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस होने की संभावना कुछ ऐसे चलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दैट्स इट, बस ये मुद्दा है। अगर डिपेंडेंट है तो पहले की जनरल, दूसरे की कंडीशनल। आप पहले एफ करवा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ई की कंडीशनल हो जाएगी। और जब इंडिपेंडेंट है, दोनों की जनरल का प्रोडक्ट। घूम फिर के बात एक सामने आई है यहाँ पे कि इंटरसेक्शन जब भी होगा उसका मतलब एंड होता है, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है प्रोबेबिलिटी की दुनिया में। देखो यहाँ पे भी कर तो मल्टीप्लाई रहा हूं, यहाँ पे भी कल तो मल्टीप्लाई रहा हूं, तब भी तो थ्योरम का नाम है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन, कंडीशनल को जनरल से कर रहा हूं या जनरल को जनरल से कर रहा हूं, कर तो मल्टीप्लाई ही रहा हूं बच्चे। तो यानी कि एक चीज फिक्स हो गई कि जब जब दो इवेंट्स को साइमल्टेनियस अकरेंस कराओगे उसको मैथमेटिकली कहोगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ना करके वर्ड में कहोगे एंड, और इन दोनों का मतलब है उनका प्रोडक्ट, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करा। चीज क्लियर है यहां तक? चलो तो अब थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, और फिर आगे थोड़ा सा पार्ट इसका और बचेगा, है ना। पहले नोट डाउन करने का काम शुरू करते हैं यहां से। आ जाइए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो बात की बात है, पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे आ जाइए। क्या क्या हमको इसमें नोट्स बनाने हैं।
ठीक है, पढ़ते हैं एक बार, रीडिंग लगवा दूं, घर जाके नोट कर सकते हो, बताओ इज दिस पॉसिबल? कर भी रहे हो कि ऐसे ही? पक्का? ओके, चलो जी। तो एक बार इसकी रीडिंग लगाते हैं, क्या कहता है ये। वी नो दैट, ये पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करवा रहा है आपको, क्योंकि उसी के बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जन्म हुआ ना। इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, then the conditional probability of E, given that F has already occurred, is given by this formula. Is given by this formula. Yes or no? थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट भी करते चलते हैं। हाँ, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, हमको पता ही है कि इस फॉर्मूला से हमको वो मिलता है, बिल्कुल सर, इसी फॉर्मूला से मिलता है। तो अब यहां से मैंने एक चीज नोटिस करी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में भी तो तीन ही बातें, एक दो तीन। तो जरूरी थोड़ा है कि उल्टा क्वेश्चन तो हमेशा ही होता है बेटा। मान लो अपन ने ए एन निकालने का फॉर्मूला सीखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो जरूर थोड़ा ए एन ही पूछे हमेशा हमें से, कभी एन पूछ रहा था, कभी कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, कभी क्या पूछ रहा था। फॉर्मूला के अंदर तो कोई भी मिसिंग पार्ट दे सकता है ना, तो ऐसे मानो कंडीशनल फॉर्मूला में ही मिसिंग पार्ट हो गया, और वो मिसिंग पार्ट जो निकाल रहा हूं वो एक टॉपिक बन गया। वो जो निकाल रहा हूं ना मिसिंग पार्ट, पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ये अपने आप में क्या बन गया, एक टॉपिक बन गया। तो इसलिए टॉपिक बना दिया, सेकंड एक्सरसाइज बना दी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकल के आएगा, दिस इंटू दिस, देखो, दिस इंटू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। अच्छा, ई ऑन एफ, सॉरी। ठीक है ना। और दूसरी बात देखो, इंटरसेक्शन को हम ऐसे भी डिनोट करा सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। और तीन का है तो ई एफ जी, चार का है तो ई एफ जी एच। ये पिछले साल का थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, आई विल सजेस्ट कि आप इसको ऐसे ही लिखो, कंफ्यूज हो ही मत, स्लैश लगा के लिखो अपने, तो सबसे सही काम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। ठीक है। देखो क्या होता है कि जब पहली बार किसी को पढ़ाते हैं या इनिशियल फेज पे पढ़ाते हैं, तो ये समझ नहीं आता कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स क्या आ रही है ना। और फिर जब दो तीन बैच निकल जाते हैं ना, तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि बच्चों को इस बात में प्रॉब्लम आई थी। तो अब जैसे मैंने शुरुआत में तो बुकिश लैंग्वेज पढ़ाई होगी, देखो ऐसे ई बाई एफ, लेकिन फिर मैंने देखा होगा यार, ऐसे देखने में ना बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे क्या है ना गलत कर रहे हैं, बच्चे क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको ई बाई एफ मान रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स लगा रहे हैं इसमें, है ना। तो फिर मैंने देखा यार ऐसे नहीं पढ़ा के ऐसे पढ़ा देता हूँ ताकि बच्चे को समझ आए, तो ये दूसरे तीसरे बैच को फायदा होगा ना। तो ये पहले पिछले साल ऐसे ही पढ़ाया होगा, लेकिन अब आपको मैं फिल्टर कर रहा हूँ कि आप पढ़ो ही ऐसे, लिखो भी ऐसे, ठीक है ना। कोई गलत नहीं मानेगा इसको, ई ऑन एफ। ठीक है, नेक्स्ट। और इसको ई एफ लिख सकते हैं इंटरसेक्शन साइन हटा के, ठीक है, डन। चलिए, अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाली है मैंने, प्रोवाइडेड दैट एफ हो चुका है। उल्टा भी तो कर सकता हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल दूं, प्रोवाइडेड दैट ई हो चुका है। तो मैं सेकंड बात पे आ गया, आप सेकंड बात पे आ गया, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि सर आप, हाँ, आप ई ऑन एफ ही निकालो, आप एफ ऑन ई भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, देखो निकाल भी लिया मैंने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ, प्रोवाइडेड दैट ई हैज अकर्ड, प्रोवाइडेड दैट ई हैज अकर्ड। तो इसको कैसे लिखोगे आप, एफ ऑन ई करके लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, ये एफ इंटरसेक्शन ई ऊपर और ई नीचे, और एफ इंटरसेक्शन ई तो ई इंटरसेक्शन एफ ही होता है, सेम होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे है ही सही, है ना। तो आप यहां से भी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ निकाल सकते हो, ये निकाल ली आपने, निकाल ली। तो क्या आंसर आया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई, इसको भी सही कर देता हूँ, एफ ऑन ई लिख देता हूँ। ये तो खैर पूरा ही लिखा, गलत लिखा हुआ है, एफ ऑन ई लिखा हुआ है, पी भी नहीं लिखा हुआ उसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। तो लेट से मैं इनको इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू मानू, ऊपर देखो, इस बात को मैं इक्वेशन वन मान लू, ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे देखो, मैं इसको ब्रैकेट में पैक कर देता हूं। इस बात को, किस बात को, इस बात को अगर मैं इक्वेशन वन मान लू, मान लिया, क्या निकाला इसमें आपने, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली, राइट, ये तो निकाला। ठीक है, ठीक है। और जो नीचे वाली बात है उसमें भी आपने सर वही निकाली है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली है, ये देखो सेकंड वाली बात, देख पा रहे हो। तो अगर मैं इक्वेशन वन एंड टू मैथमेटिकली मान के चलूं, तो एलएचएस सेम हो गए, करते आ रहे हैं अपन बचपन से, आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एक तरीके से सर आप ये कहना चाहते हो कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने के एक नहीं दो फॉर्मूले हैं। तो अभी जनरल वे में भी तो ये सिखाया मैंने, पहले ई करा रहे हो तो ई इंटू एफ ऑन ई, पहले एफ करा रहे हो तो एफ इंटू ई ऑन एफ, दो फॉर्मूले हैं ही सही ना। आप पहले किसको करा रहे हो डिपेंड इस पे करेगा। सो अब यहां से फाइनल कंक्लूजन आ रहा है, सो द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट, स्टेट मतलब क्या, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका स्टेटमेंट ये है साहब जो नीचे लिखा हुआ है, फुल एंड फाइनल, देख पा रहे हो, फुल एंड फाइनल, दिस वन।
दिस इज द फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, जो कि ये कहता है कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी या तो ई को करा के एफ ऑन ई कराओ या एफ को करा के ई ऑन एफ करवाओ। ठीक है, डन। ठीक है ना। अब कुछ कुछ बातें देखो मैं जनरल वे में लिख इसको चलो कर देता हूँ, जो नहीं भी कर पाऊँ तो अब आप कर देना अपने आप, है ना भाई। एफ ऑन ई अपन ने डिसाइड किया अपन ऐसे करेंगे तो ऐसे ही करना है ना, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। एफ ऑन ई कैसे करूंगा मैं, एफ ऑन ई लाइक दिस, स्लैश लगा के, और इधर ई ऑन एफ कैसे करेंगे, ऐसे स्लैश लगा के, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, डन। ओके, नाउ व्हाट। अब अगर ये दो इवेंट्स की बात थी सर, ऐसे ज्यादा इवेंट्स हो जाएं तो कितने भी ले लें, इनफाइनाइट ले लेना मेरी तरफ से तो कराई जा, जैसे 3 ले लिए मैंने। सिमिलरली ई एफ एंड जी आर 3 इवेंट्स, तो अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी स्टेट्स है ई एफ जी के तीनों की साइमल्टेनियस अकरेंस होने की जो संभावना हो जाएगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी, देखो। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। भाई ई एफ जी नहीं, ये तो एच आई जे के बोर इवेंट्स पे भी कंटिन्यू आप इसको कर सकते हो। क्या किया मैंने इसमें, पहले ई को घटित कराया, फिर एफ की बारी, तो एफ जब हो रहा था तब ई हो चुका था, एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जब जी हो रहा था तो ई और एफ दोनों हो चुके थे, तो ई और एफ की कंडीशनल, ई और एफ की साइमल्टेनियस अकरेंस होने की संभावना। ठीक है, डन। तो एक चीज बताओ मुझे, देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं आया। मैंने ई एफ जी एच आई इतने सारे इवेंट्स घटित करा दिए, ठीक है ना। और ऐसे मान लो भाई, ऐसे मान लो सपोजिंगली कि मैं सीक्वेंस में करा रहा हूं, पहले ई फिर एफ फिर जी फिर एच फिर आई, ठीक है ना। तो जब मैं ये इवेंट्स करवा रहा हूं तो इसका जो भी आंसर आएगा, है ना, उसमें जैसे ये पहला फैक्टर बना फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे बनता जाएगा बनता जाएगा। तो मुझे केवल इतना बताओ कि जब मैं एच करवा रहा हूँ, प्रोवाइडेड दैट कि मैं पहले सीक्वेंस में चल रहा हूँ ये, तो एच करवाने की संभावना को क्या लिखूंगा, बस इतना बता दो। एच डिवाइडेड बाय, फिर वही डिवाइडेड बाय ऑन, ऑन ऑन ई एफ जी, वेरी गुड। और ई एफ जी का मतलब क्या है यहाँ पे, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ये इस स्टेज पे मैं एच की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालूंगा, प्रोवाइडेड ई एफ जी हो चुका है। और कोई कैसे पहले ही करवा रहे हो, ये सबसे पहले पिक करके करवा रहे हो, तो फिर पी ऑफ एच, फिर पी ऑफ एच। समझ में आ गया ना कुल मिला के, बोलो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था मेरा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट चीज ये है कि इंडिपेंडेंट। अब देखो कई बच्चे ऐसे डाउट करते हैं, देखो बच्चों के डाउट्स जो सामने आए पिछले कुछ सालों में मेरे पास, उनमें से एक डाउट ये भी था कि सर आपने जब पहली एक्सरसाइज करवाई तो आपने ये बताया मुझे कि ई ऑन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन अपॉन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो सर पहली एक्सरसाइज में तो आप ये निकलवा रहे थे मुझसे, ये निकलवा रहे थे ना, तो अब आप ये निकलवा रहे हो, अब आप ये निकलवा रहे हो, तो मेरे को ये निकलवा रहे हो तो मुझे इसको इससे गुणा करना है, तो ये तो है ही नहीं ना मेरे पास। भाई ये निकालने का ही तो ये फॉर्मूला था, ये निकालने का ही तो ये फॉर्मूला था। अब ये निकालने का ये फॉर्मूला था तो मैं इसकी वैल्यू कहां से निकालूं। आप कह रहे हो कि देगा, देगा कैसे, इसकी तो वैल्यू मैं, इसकी तो वैल्यू मैं निकालता था, इसकी तो वैल्यू मैं निकालता था। तो इसी बात को मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया कि ई ऑन एफ अंडरस्टूड भी होता है स्टेटमेंट से। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भी पूछ ले और ये भी पूछ ले, दो चीजें कैसे पूछेगा भाई, क्वेश्चन सेट तो करेगा ही ना, क्वेश्चन सेट तो करेगा ही। तो आपसे अगर बेटा ई इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा है ना, तो आपको कॉमन सेंस से सोच लेना है कि बेटा ई ऑन एफ गिवन है, ढूंढ उसको, सेंटेंस में ढूंढना तेरा काम है उसको, कि ई ऑन एफ कहां गिवन है, कॉमन सेंस लगा, लॉजिक लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरसेक्शन एफ भी पूछ रहा है और ई ऑन एफ मिसिंग है, ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना फिर। ई ऑन एफ मिसिंग नहीं होगा, और ई ऑन एफ मिसिंग है तो फिर इंटरसेक्शन एफ गिवन होगा। समझ गए, दोनों चीजें नहीं पूछ सकता, एक चीज पूछेगा, अब बताएगा थोड़ा चिल्ला चिल्ला के कि बेटा ये है ई ऑन एफ, ये इोन एफ है 4/52 या ये तेरे को सोचना है लॉजिक में से, स्टेटमेंट लैंग्वेज रीड करके। समझ गया बेटा। चलो जी, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको वैसे मैं जनरल बता चुका हूं क्योंकि वो फ्लो चल रहा था तो उसमें बह गए हम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी बता दिया। बट अब नोट्स के भाई ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशंस वगैरह कुछ हैं वो देख लो। दिस इज द, जैसे ही हमारा वो खत्म होता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जिसमें अपन साइमल्टेनियस अकरेंस की बात करते हैं, तो अगला ही उसे इंटरकनेक्टेड टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहले होता क्या है वो देखते हैं। एन इवेंट ई इज सेट टू बी इंडिपेंडेंट, एक इवेंट ई है उसको इंडिपेंडेंट कह देंगे, चार्जिंग पे लगा दो, हो गया इसका काम। फिर थोड़ी देर के बाद निकाल लेंगे। हाँ, कहा दें हम, एक इवेंट ई है उसको इंडिपेंडेंट कब कहोगे,
एन इवेंट ई, उसको हम इंडिपेंडेंट तब कहेंगे सर जब उस इवेंट ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसको अपन मैथमेटिकली पी ऑफ ई से संबोधित कराते हैं, वो अफेक्ट ना हो, प्रभावित ना हो अकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट, किसी भी और इवेंट के होने से उसकी संभावना प्रभावित ना हो, तो उस इवेंट को कहा जाता है, इवेंट ई को कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ये बात ठीक है। अब सर ये तो है एक इवेंट की वन एट ए टाइम की बात कि इवेंट ई इंडिपेंडेंट कब है। इवेंट ई इंडिपेंडेंट तब है जब इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी को कोई और इवेंट प्रभावित ना कर पाए। अब अपन दो इवेंट की बात करें, ई और एफ। सर ई और एफ इंडिपेंडेंट कब है? तो ई और एफ इंडिपेंडेंट तब होंगे जब ई की प्रोबेबिलिटी एफ से प्रभावित ना हो, एफ की प्रोबेबिलिटी ई से प्रभावित ना हो। ये दोनों बातें होंगी तभी मैं कहूंगा ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर वन वे ट्रैफिक चला तो भी नहीं कह सकता हूं, फिर केवल उस ई के लिए कह सकता हूं। भाई जनरली किसी ने पूछा ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं चेक करके बता, तो आपको बोथ वेज चेक करना है, वन वे चेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, बोथ वे। जैसे कॉइन एंड डाइस है, तो कॉइन पे टेल आना एक इवेंट है, डाइस पे सिक्स आना दूसरा इवेंट है। तो कॉइन पे टेल आना डाइस के सिक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और डाइस के सिक्स का आना कॉइन के टेल पे आने से प्रभावित नहीं हो रहा है। तब जाके मैं कहूंगा कि दोनों इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। समझ गए? ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया, टू इवेंट्स पे आ गए अपन, एफ एक से दो इवेंट पे आ गए। ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ द इवेंट्स। ई एंड एफ को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों इवेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ ईच अदर। अकरेंस की स्पेलिंग सही है क्या? डबल आर आता है क्या? पक्का? मुझे क्यों लग रहा है डबल आर आता है। ठीक है चलो, एनी ई एफ, ठीक है, ई एफ, ई एफ, ठीक है ना। दो इवेंट्स ई और एफ कब होंगे इंडिपेंडेंट, जब दोनों की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से प्रभावित ना हो। दिस इज क्लियर टू ऑल है ना? चलो, तो यानी कि इसका मतलब ये है एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है, तो ई के आने की संभावना, ई के तब आने की संभावना जब एफ हो चुका है बराबर होगी, और एफ के होने की संभावना, एफ के तब होने की संभावना जब ई हो चुका है तब बराबर होगी। दैट मीन्स ई की जनरल और ई की कंडीशनल बराबर हो, एफ की जनरल और एफ की कंडीशनल बराबर हो। तो ई की जनरल प्रोबेबिलिटी को कैसे बोलते हैं अपन मैथमेटिकली, पी ऑफ ई, और ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे बोलते हैं अपन, ई ऑन एफ। जब दो इवेंट ई और एफ की बात हो रही है तो ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, ई ऑन एफ। ठीक है, एफ की जनरल प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कहोगे जनरल वे में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप क्या कहोगे, सर दूसरा इवेंट कौन सा है, ई और एफ की बात कर रहे हैं तो ई है दूसरा इवेंट, तो एफ ऑन ई कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों बातें होनी चाहिए। ठीक है साहब, दैट मीन्स ये हो जाए, ये हो जाए, जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये हो जाए, दोनों हो जाए, तो आप कह दोगे कि ई और एफ क्या है बेटा, कंडीशन सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अदरवाइज दे आर नॉट, है ना। देन वी विल से दैट द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बस इतना कर दो आप, हम कह देंगे कि ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? तो मैक्सिमम प्रोपोर्शन तो हमने एक्सरसाइज का कवर कर लिया है ना, जो एक्सरसाइज में हमको आगे करना है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बुक में नहीं होती हैं, बट बतानी जरूरी होती है, क्वेश्चन में बाद में सामने निकल के आती है, फिर क्वेश्चन रोक के उनको समझाना पड़ता है। तो अच्छा है हम पहले डिस्कस कर लें, कल फ्रेश मूड पे अपन फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, उससे पहले बुक की ही एक बात है, डिफरेंस बिटवीन दो, मैं एक दूसरा नाम लेने वाला हूं अभी लूंगा नहीं, उन दोनों का फर्क क्या होता है वो बुक में भी है, और उसके बाद फिर वो अगली बातें करेंगे जो बुक में नहीं। ठीक है, चलो नीचे देखो क्या कह रहा है। नीचे देखो, वही मैंने आपको बात बताई कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि ई इंटरसेक्शन एफ की संभावना क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ ऑन ई। ठीक है, अब जब ये अगर इंडिपेंडेंट है तो एफ ऑन ई को काट के प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कह दूंगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ऊपर लिखा है आपने, मैं नहीं कह रहा हूं, ऊपर लिखा है आपने कि एफ ऑन ई और एफ बराबर है। चेक करो, एफ ऑन ई और एफ बराबर, ये देखो, इसको इक्वेशन वन मान लू, लेट से कि एफ ऑन ई और एफ बराबर हैं, इसको इक्वेशन वन मान लू, तो इसकी जगह ये डाल सकता हूं ना, ठीक है। तो फिर अब इंडिपेंडेंट, अब जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी बदल गई, इस केस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए बदल गई है ना। ठीक है, तो हमें क्या कह दूंगा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ई और एफ का ही प्रोडक्ट है, तो मैं कह सकता हूं कि इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। और अगर एफ ऑन ई करना पड़ रहा है तो क्या कहेंगे कि इवेंट्स डिपेंडेंट है, फिर उस केस में इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां तक क्लियर है ना सारी बात? ओके, ठीक है, ये ले लो, शुरू हो जाओ।
कौन सा वाला पोर्शन करोगे? लेट्स सी, काफी बड़ा पेपर है। आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या एरर्स करेक्शंस आएंगी? दोनों ही आएंगे। आप एक काम करो, इजी वाले करो। आई विल सजेस्ट आप आना, ये जो एरर्स वाले हैं ये घर जाके बैठ के अगर आपके पास टाइम हो तो ट्राई करना। अभी आप टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक से पेज नंबर 4 पे 1 to 93। हाँ, बेल की तो भरना है, आर इज एम आर वाज वार, ठीक है। और फिर इससे टाइम मिल जाए तो फिर 1 से लेके 30 और है, मतलब दोनों फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जितना भी टाइम मिले, ठीक है। लो, ठीक है, कॉमन एरर्स छोड़ दो, है ना। ओके, आइए, यहां तक क्लियर है? ओके, अब मैं दूसरा वर्ड कह रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। सुना होगा आपने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सुना है कि नहीं सुना है, बताओ। परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो सुना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं सुना। नहीं सुना? अच्छा, तीनों वर्ड एक साथ सुने ही नहीं आपने? वो 11th क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं बिल्कुल। हाँ, जैसे आपकी इच्छा। इसमें करोगे ना तो फिर क्या है, जब आप रिवीजन करोगे तो आप प्रभावित हो जाओगे, इवेंट कंडीशनल हो जाएगा इनका ना। जब से रिवीजन करोगे तो आपको आंसर पता होगा, ठीक है ना। इसलिए आप नोटबुक में करो तो ज्यादा बढ़िया, आपकी शीट क्लीन रह जाएगी उससे। हाँ, तो हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ऐसे होता है, दो इवेंट्स जिनके आउटकम्स इवेंट्स के आउटकम्स होते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जैसे मैंने कॉइन उछाला, है ना, मैंने कॉइन उछाला। एक्चुअली क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली आउटकम्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना बोल के मैं कह सकता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स बोल सकता हूँ ना। क्या है ये, पहले मुद्दे की बात करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कॉइन उछाला, तो उसके आउटकम्स क्या है, हेड या टेल। सैंपल स्पेस में जो आएंगे क्या आएंगे, हेड या टेल। मैंने डाइस उछाला, तो उसका आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों के आउटकम्स में कोई भी आउटकम कॉमन ही नहीं है, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। द इवेंट्स विच डू नॉट हैव एनी आउटकम इन कॉमन बिटवीन देम। कहने का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाए, दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाए। सेट्स की दुनिया में डिसजॉइंट सेट्स बोलते थे, इवेंट्स की दुनिया में, प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, है ना। सेट्स की दुनिया में जो डिसजॉइंट सेट्स होता था ना, जिसका इंटरसेक्शन फाइव होता था, इवेंट्स की दुनिया में वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जिनके आउटकम्स कॉमन नहीं होते हैं। जैसे डाइस का उछालना और कॉइन का उछालना, इनका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा, कुछ कॉमन इसमें है नहीं। और अगर एक भी आउटकम कॉमन है तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। डेफिनेशन क्लियर है? अब सर ये बताना क्यों जरूरी था, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ाया जाता है, पढ़ा चुके होते हैं, तो बच्चों को इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सेम ही लगता है। ऐसा लगता है कि सर ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही पढ़ाया है, इनडायरेक्टली, भले मैंने उनको नाम ना पता हो, लेकिन अंदर में ऐसा लगता है कि हाँ शायद वही चीज है ये। बट दे आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक, आपकी बुक में भी है ये टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल भी लेंगे, डेफिनेशन भी लेंगे, फॉर्मूला भी लेंगे, तीनों चीजों से अपन डिफरेंस कंपेयर करेंगे। शुरू करें। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो एक साइड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ले लिया अपन ने, एक साइड इंडिपेंडेंट इवेंट्स ले लिया। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन अभी अभी मैंने आपको बताई, क्या होती है? हाँ, जिनके आउटकम्स सेम नहीं, जिनके आउटकम्स में कोई आउटकम कॉमन ना हो। सेम होना एक अलग चीज हो जाती है, उनमें से एक भी आउटकम कॉमन नहीं हो। अब शॉर्ट में मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ME लिख दूंगा तो चलेगा ना, आप मत लिखना एग्जाम में, है ना। अभी मैंने आपको समझाने के लिए, आप फिर स्पेस कवर करने के लिए ME लिख दिया, है ना। तो ME इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनका विच डू नॉट हैव एनी आउटकम कॉमन बिटवीन देम। ये चीज क्लियर हो गई क्या? क्लियर हो गई? सर ये चीज इंडिपेंडेंट इवेंट्स में भी होती है क्या? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसकी डेफिनेशन का इस डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन ही कुछ हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या कह रहा है वो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर द इवेंट्स विच मे हैव सम आउटकम्स इन कॉमन बिटवीन। मे हैव मतलब हो सकते हैं, हो भी जाए नहीं भी हो जाए। समझ में आ गई बात, हो भी जाए नहीं भी हो जाए। मतलब इसकी डेफिनेशन का, इस इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन ये है ही नहीं कि आउटकम्स कॉमन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, उनकी डेफिनेशन मुद्दा ही अलग है उसका, समझ गए, उसका मोटो ही अलग है। तो एक डिफरेंस कवर हुआ, पहला डिफरेंस क्या था, इधर तो कोई आउटकम कॉमन नहीं आएगा, उधर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, समझ गए।
अब सेकंड, पहली जो डिफरेंस है वो इसकी डेफिनेशन से चला, तो सेकंड डिफरेंस उसकी डेफिनेशन से चलेगा। उसकी डेफिनेशन क्या है, वो प्रभावित नहीं होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्रभावित नहीं होती है, तो इसकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जब इसकी डेफिनेशन से जब उधर जा रहे थे तो आपने क्या कहा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन से जब इधर आएंगे तो फिर क्या कहोगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे ही कहोगे। बताओ, समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 93, और फिर टाइम बचे तो अगले में 1 to 30, दैट मीन्स इन ऑल यू हैव 122 क्वेश्चंस। हाँ, यू आर, आई एम टॉकिंग टू यू। 122 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स पहले 1 to 93, और अगर हो जाते हैं इन केस टाइम पे तो फिर 1 to 30 आगे आगे एंड में हो रहा है। अरे करना है तो करो, नहीं करना है, अगर अगर आपको नहीं टाइम बचता है तो मैंने कहा ना, अगर बचे नहीं तो कर जाके करना। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो हम कहा थे, अब इसकी डेफिनेशन से डिफरेंस देखें, देखें क्या? आ जाओ सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं। सेकंड डिफरेंस आ जाओ। पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं सेकंड में, क्योंकि अब इसकी डेफिनेशन से चल रहा है ना डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर द इवेंट्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को प्रभावित नहीं करते हैं। इधर होगा क्या सर ऐसा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर द इवेंट्स व्हिच मे और मे नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की प्रोबेबिलिटीज अकरेंस को प्रभावित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। समझ गए आप? ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाए और इंडिपेंडेंट भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी वाला इवेंट जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और इंडिपेंडेंट भी है। मुझे बताओ, अगर मैं डाइस और कॉइन उछालूंगा तो उनके आउटकम्स में कुछ कॉमन भी नहीं है और वो एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं कर रहे हैं, तो दोनों केसेस है नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो थर्ड पॉइंट है, द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज डिफाइंड। हाँ, अभी थर्ड पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। देखो, थर्ड पॉइंट का है ये रहा। देखो, जो थर्ड पॉइंट है, मतलब जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो टर्म है, ये टर्म सेट थ्योरी से निकला हुआ टर्म है। कहां से निकला हुआ टर्म है? सेट थ्योरी से निकला हुआ टर्म है। तो ये क्या कहता है, इस डिफाइंड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ सही है। जो थर्ड जो टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो टर्म है, वो केवल इवेंट्स की ही नॉलेज देता है। वो क्या देता है? केवल इवेंट्स की ही नॉलेज देता है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी से एज सच कुछ लेना देना नहीं होता। हालांकि आप निकाल सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है, पता है। जब कुछ आउटकम ही कॉमन नहीं है तो साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी अंडरस्टूड होती है, जीरो है, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है क्या है? जीरो। तो इस वाले टॉपिक का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के टॉपिक का केवल और केवल लेना देना किससे होता है? इवेंट्स। जबकि इधर लेना देना केवल और केवल इवेंट से नहीं होता है, उनकी प्रोबेबिलिटी शामिल होती ही होती है। मतलब ये क्वेश्चन में क्या इसका रोल होता है, उस पर डिफरेंस, उस पर ये डिफरेंस बना हुआ है। इसका लेना देना केवल इवेंट्स है और इसका लेना देना उनकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी से होता है। ठीक है, डन, तीसरा पॉइंट कवर हो गया। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों की होगी क्या? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? जीरो, अभी अभी बताई। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो, क्योंकि कुछ आउटकम ही कॉमन नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। भाई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उन दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उनमें कोई आउटकम कॉमन ही नहीं है, तो उनका साइमल्टेनियस अकरेंस हो ही नहीं सकता, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? जीरो। और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उनका साइमल्टेनियस अकरेंस हो सकता है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। जैसे ई और एफ और जी, तीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तीनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तीनों का कर दूंगा मैं प्रोडक्ट। ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। समझ में आ गया? इसको मैथमेटिकली लिखें अगर हम नीचे, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो जीरो है, तो इंप्लाई हो जाएगा कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, तो इंप्लाई हो जाएगा कि ई और एफ क्या है? क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें क्या थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये चीज समझ में आई? ये इनका मैथमेटिकल इंप्लीकेशन है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और लास्ट बात इस मुद्दे की, ये डिफरेंस कवर हुआ। बताओ चारों डिफरेंस बताओ पहले से, जल्द शुरू से, क्या क्या डिफरेंस थे? पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन से चलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेफिनेशन क्या कहती है? कि आउटकम्स कॉमन नहीं होने चाहिए। तो पहला डिफरेंस यही है कि उसमें तो आउटकम्स कॉमन नहीं होते हैं और उसके हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा डिफरेंस इसकी डेफिनेशन से चलो, क्या?
देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो है जिनकी प्रोबेबिलिटी, देखो अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी वर्ड निकल के आ गया। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी वर्ड निकल के नहीं आया है ना। मैंने क्या कहा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो हैं जिनका कोई आउटकम कॉमन नहीं है। मैंने प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज भी नहीं किया। तो मैंने भी आपको बताया था ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का लेना देना इवेंट से है, उसका लेना देना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से। उसकी डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी आएगी। अब प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज ना करूं तो उसकी डेफिनेशन बोल ही नहीं सकता हूं, मैं बोल ही नहीं सकता हूं, है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोस्त जिनकी प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे के होने से प्रभावित नहीं होती है। इधर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस मैं बता चुका हूं, इसका लेना देना इवेंट से, इसका लेना देना प्रॉब्लम। चौथा डिफरेंस है दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या होगा। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालें, इंटरसेक्शन मतलब साइमल्टेनियस अकरेंस, इंटरसेक्शन मतलब साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या होगा, इनके इंडिविजुअल अलग अलग जनरल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। ठीक है, डन। अब एक लास्ट टॉपिक है जो बुक में कहीं भी नहीं है। टाइम भी हो गया, 5 मिनट तो रुकना पड़ेगा। स्कूल वाले 9 बजे के बाद मिनिमम सामने खड़े हो जाते लोग। अच्छा ऐसा है, ओके। 2 मिनट में जनरली सुन लो, फिर आप नोट्स से कॉपी कर लेना, है ना। 2 मिनट में बता रहा हूँ, इसको नोट्स को भूल जाओ, ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। दो वर्ड होते हैं, एक होता है साइमल्टेनियस अकरेंस, अभी अभी मैंने बताया। अब साइमल्टेनियस अकरेंस कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ में। एक होता है सक्सेसिव अकरेंस, एक होता है साइमल्टेनियस अकरेंस, एक होता है सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। साइमल्टेनियस मतलब साथ में। एग्जाम्पल, मेरे को 2 कार्ड निकालने हैं एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से, तो मैंने 2 कार्ड साथ में निकाल लिए, ये तो है साइमल्टेनियस अकरेंस। और दूसरा तरीका है, एक निकाला और दूसरा वापस निकाला, ये है सक्सेसिव अकरेंस। सर क्या दोनों बातें सेम होती हैं? दोनों बातें सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पता है कब सेम कब होंगी? सेम होंगी जब सक्सेसिव में निकाल के वापस रख दें, इसको कहते हैं विथ रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं? विथ रिप्लेसमेंट। यानी साइमल्टेनियस अकरेंस इज एज सेम एज सक्सेसिव अकरेंस विथ रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर सक्सेसिव अकरेंस विथआउट रिप्लेसमेंट कर दें तब वो बिल्कुल एक अलग केस है। ठीक है, समझ में आया? तो कुल मिला के जब भी हम दो इवेंट्स का साथ में इंटरसेक्शन कराएंगे तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका साइमल्टेनियस अकरेंस, दूसरा तरीका सक्सेसिव विथ रिप्लेसमेंट, तीसरा तरीका सक्सेसिव विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उसमें से शुरू के 2 केस तो सेम है। साइमल्टेनियस अकरेंस, भाई मेरे को अगर 2 कार्ड निकालने हैं तो 2 कार्ड अभी भी मेरे हाथ में बचे कितने, 50। और मेरे को 2 कार्ड निकालने, मैंने एक निकाल के दूसरा निकाला, अभी भी मेरे पास 2 कार्ड हाथ में है और बचे कितने, 50। सेम ही बात हो गई। तो सक्सेसिव विथआउट रिप्लेसमेंट, सक्सेसिव विथआउट रिप्लेसमेंट और साइमल्टेनियस एक ही बात है। मैंने उल्टा बोल दिया शायद पिछली बार। सक्सेसिव विथआउट रिप्लेसमेंट और साइमल्टेनियस एक बात है, और सक्सेसिव विथ रिप्लेसमेंट इन सबसे न्यारा है, इन सबसे बिल्कुल न्यारा है। अब मुझे बताओ, 3 से 2 बना दिए मैंने केस, दोनों केस में से कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है? साइमल्टेनियस और सक्सेसिव विथआउट रिप्लेसमेंट, ये तो है डिपेंडेंट, ये तो है डिपेंडेंट। और सक्सेसिव विथ रिप्लेसमेंट, जब आपने कार्ड ही वापस रख दिया तो अगले वापस निकालने में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इंडिपेंडेंट है। तो यही मुद्दा था हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, कि साइमल्टेनियस अकरेंस कराओ या फिर साइमल्टेनियस अकरेंस कराओ या फिर सक्सेसिव विथआउट रिप्लेसमेंट कराओ, दोनों डिपेंडेंट है। और सक्सेसिव में विथ रिप्लेसमेंट कराओ तो वो इंडिपेंडेंट है। तो लास्ट नोट यही है कि simultaneously and without replacement successively are considered the same ways of occurrence of the intersection of the two events, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इनमें से डिपेंडेंट कौन कौन से हो जाएंगे, इनमें से डिपेंडेंट कौन कौन से हो जाएंगे इसमें। तो यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 कार्ड साथ में निकाले हैं तो डिपेंडेंट है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। या विथआउट रिप्लेसमेंट कहते हैं सक्सेसिवली में, तो भी वो डिपेंडेंट है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अदरवाइज आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट करना है। अब आप जाओ और नीचे का जो मैं नोट से आपको वीडियो बना देता हूँ, है ना। ये फोन दे जाओ मुझे। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12, अब आपको इसमें इस टॉपिक के अंदर जो नोट करना है वो आप नोट डाउन कर लें, बाद में वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, है ना। टॉपिक कवर हो चुका है, एक चीज है बस, उसको आप समझ लें और नोट कर लें। 1 सेकेंड। देखो, टॉपिक नेम इज वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर इवेंट्स। दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के अकर होने के कितने तरीके हो सकते हैं,
ठीक है ना, हाउ मेनी वेज आर देयर। तो पहला तरीका है जनरल केस की बात करें, जनरल केस की बात करें, जनरली बात करें तो जनरली पहला तरीका है साइमल्टेनियस, दोनों साथ में घटित करवा दो, दोनों को एक साथ ही घटित करा दो, दिस इज साइमल्टेनियस अकरेंस, दिस इज साइमल्टेनियस अकरेंस। एंड द सेकंड वे इज सक्सेसिवली, एक के बाद एक करवा दो, दिस इज सक्सेसिव अकरेंस। ओके, अब सक्सेसिवली भी फिर दो तरीके से है, सक्सेसिव करवा रहे हो एक के बाद करवा रहे हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने जो कार्ड निकाला, लेट्स से कि कार्ड के अपन एग्जांपल ले रहे थे, तो जो आपने कार्ड निकाला वो निकाल के आपने वापस नहीं रखा, तो वापस नहीं रखा तो आपके हाथ में अभी भी दो कार्ड है, और साइमल्टेनियस में भी आपके पास दो कार्ड थे, तो दो कार्ड अभी भी हैं, बचे हुए कार्ड अभी भी 50 है, उसमें बचे कार्ड 52 में से 50 है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसके नाम ही अलग अलग हैं, बात ये एक ही कह रहा है। तो एग्जाम में या क्वेश्चंस के अंदर एक्सरसाइज में भी आएंगे, अभी आपको पहचानना होगा कि कौन सा केस है। अगर साइमल्टेनियस है और सक्सेसिव विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जो काम आप इसके साथ कर रहे थे वही काम इसके साथ कर देना, ठीक है। और अगर सक्सेसिव विथ रिप्लेसमेंट है तो फिर इसका काम बिल्कुल अलग होगा, इसके साथ सर क्या काम होगा और इसके साथ क्या काम होगा बता चुका हूं। डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई करना होता है, या फिर अगर पहले एफ करवा दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ करना होता है, बता चुका हूँ। ये काम ये इनमें से और लगा देता हूँ, इनमें से ये कोई भी एक काम आपको कब करना है, साइमल्टेनियस अकरेंस में करवाना है और सक्सेसिव अकरेंस विदाउट रिप्लेसमेंट में कराना है। इधर क्या कराना है वो भी बता चुका हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपको जनरली बस ये करवाना है कि अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ करवा रहा हूँ मैं ना, ऐसे करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इधर आपको क्या करना है, इधर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करना है जनरली बस, और कुछ भी नहीं करना है ना। अब पहले एफ लिख लो पहले ई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब पूरे टॉपिक के अंदर जब जब मैं कहूंगा साइमल्टेनियस अकरेंस साइमल्टेनियस अकरेंस साइमल्टेनियस अकरेंस, तो देखो जनरली तो बात ऐसी कहेंगे ना, साथ में करा दो साथ में करा दो साथ में करा दो, तो डिटेल में जाएंगे तो ये सारे केसेस हैं। बाकी जनरली बात ऐसे, अभी जैसे इससे पहले भी मैंने जब जब कहा साइमल्टेनियस अकरेंस साइमल्टेनियस अकरेंस साइमल्टेनियस, तो आपको मतलब ये समझ में आ रहा है कि दोनों इवेंट्स घटित कराने हैं, दैट मीन्स आपको ई इंटरसेक्शन एफ कराना है, बस दैट्स इट। अब कैसे कराना है, पहले क्या हुआ साथ में हुआ, वो फिर अपन डिटेल में गए तो पता चला, ठीक है ना। तो जनरली अगर कोई बात कहे साइमल्टेनियस अकरेंस तो आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए, और फिर डिटेल में बात करें तो फिर सक्सेसिव है विथ रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट, सारी बातें आपके माइंड में घूमना शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब करते हैं बात, ये नोट लिख ही लिया है हमने कि साइमल्टेनियसली और विदाउट रिप्लेसमेंट सक्सेसिवली आर कंसिडर द सेम वेज ऑफ अकरेंस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर इवेंट्स, इन दोनों को सेम वेज ऑफ अकरेंस ही बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट हो गया, साइमल्टेनियसली एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सक्सेसिवली। ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, डिपेंडेंट इवेंट्स में हमको अब इन दोनों में से, सर ये तो डिसाइड कर लूंगा कि डिपेंडेंट आया कि इंडिपेंडेंट, ये दोनों केसेस डिपेंडेंट क्या है और ये केस इंडिपेंडेंट। अब करना क्या होगा, अभी बता दिया मैंने, रफली लिख भी लो कि डिपेंडेंट में तो आपको करना है ये काम, खैर ये बात तो पहले भी बता चुका है। डिपेंडेंट में तो करना है आपको ये काम कि साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ई इंटू एफ ऑन ई। और इंडिपेंडेंट में करना है आपको ये काम कि आपकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का आपको कर देना है, दोनों के अंदर सो ऑन लिखा हुआ है, मतलब आगे ये और जी एच पे भी कंटिन्यू हो सकती है, इसमें भी आगे जी एच आई जे कितने भी इवेंट तक कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है ना। अब बस सब कुछ खत्म है आपका, अपन एक्सरसाइज बिल्कुल नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पता होता है क्योंकि पहले बैचेस को पढ़ाया हुआ है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ऐसी समस्याएं सामने आएंगी जिनका समाधान उधर करना पड़ेगा, तो उसका पहले ही कर देते हैं ना। तो एक समस्या सबसे बड़ी आती है स्टैंडर्ड नोटेशंस की, है ना। मतलब पता नहीं होता कि लैंग्वेज में से हमको ये पता नहीं होता कि मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, या मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, या मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश पूछा है, या क्या पूछा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बहुत सारी जितने भी नोटेशन पूछा क्या है, ठीक है ना। ये पता नहीं चलता लैंग्वेज पढ़ के, वर्ड प्रॉब्लम्स से पता नहीं चलता, और ये बताया जाता है क्लास 11th में, बट वो क्लास 11th का बेस करीब करीब सबका ही वीक रहता ही है, ठीक है ना। और दूसरी बात फिर इस बार तो ज्यादा ही वीक था क्योंकि वो कोरोना इफेक्ट था इसी, तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले स्टैंडर्ड नोटेशंस को एक बार फटाफट, यानी कि क्लास 11th का रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज
पहले मैं ऊपर लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, नीचे पहले मैं ऊपर लिखूंगा इवेंट, नीचे लिखूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। हर एक केस में ऐसे ही करेंगे। देखो नॉट ए का मतलब आप सब जानते हो, ए डैश होता है या फिर ए कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं, कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखो डैश के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी की दुनिया में ए डैश का मतलब है नॉट है। अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में चले जाओ तो वाई डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो कौन सा टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से उसका मीनिंग देना है आपको, है ना। तो स्टैंडर्ड नोटेशंस नॉट ए बोले तो ए डैश, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, और नोटेशन में लगाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और उसको निकालने का तरीका है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बहुत ही इजी सी बात है, आप जानते हो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि नॉट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। हम नोटेशन की बात कर रहे तो सारी कर दी फिर हमने ना। नीचे आओ नेक्स्ट। अभी अभी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में घूम फिर के बार बार एक ही बात चली कि एंड का मतलब है, पहली बात तो एंड का मतलब है साइमल्टेनियस अकरेंस, हम साइमल्टेनियस अकरेंस को अपन एंड से डिनोट कराएंगे, ठीक है ना। सेट थ्योरी में उसको अपन डिनोट कराते हैं इंटरसेक्शन से, और ये सब डिनोट तो करवा दिया मैंने सर, ये सब मैंने डिनोट तो करवा दिया, बट अब करना क्या है, एक मिनट। हाँ, बट अब करना क्या है, एंड आ जाए, इंटरसेक्शन आ जाए, साइमल्टेनियस अकरेंस आ जाए, आंसर इज मल्टीप्लीकेशन करवाना है, ठीक है ना। पर ये है ना, अभी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी एक साथ अकरेंस करवाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को करना पड़े, चाहे से इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को करना पड़े, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इवेंट्स क्या है, विथ रिप्लेसमेंट, वो सारे केसेस हैं, बट अल्टीमेटली गुणा ही करवा रहे हो ना उन इवेंट्स का, उनकी प्रोबेबिलिटीज का, मतलब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का गुणा ही करवा रहे हो, है ना। सो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जहां आ जाए, एंड जहां आ जाए आपको गुणा कराना है, स्टैंडर्ड नोटेशन मन के अंदर याद रखो। तो दैट मीन्स अगर आपको इवेंट ए एंड बी दे रखा है तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दुनिया में ए इंटरसेक्शन भी, और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, उसको डिनोट ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड के बाद अगली चीज आती है और। तो एंड हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है, एंड बोले तो इंटरसेक्शन, और बोले तो यूनियन। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में क्या कहेगा, या तो ये हुआ था या वो हुआ था। घटनाओं में कैसे कहेगा, या तो ये हुआ था या वो हुआ था। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। सपोज करो मैं अभी यहाँ हूँ, मुझे पहुंचना है, मान लो ये दिल्ली है, जयपुर से दिल्ली जाना है। अब एक रूट है दिल्ली जाने का, ये वाया, या मान लो मैं निवाई में हूँ, निवाई से दिल्ली जाना है ना, दिस इज निवाई, दिस इज दिल्ली। अब निवाई से मुझे दिल्ली जाना है, तो एक रूट तो है वाया जयपुर, ये है वाया जयपुर, और एक रूट है जयपुर साइड थोड़ा सा चला, लेकिन फिर कहीं और डायरेक्शन से घूमते फिरते ऐसे ऐसे गया, वाया दौसा होके गया, लेट से, है ना। ये दो रूट है। मान लो जयपुर से अगर मैं जाता हूं, मैं जयपुर से जाने की, दिल्ली पहुंचने की जयपुर रूट से जाने की संभावना है मेरी, लेट से 0.2, ठीक है। और इस रूट से होने जाने की संभावना है, किसी ने कहा कि इस रूट से जाएगा, क्या संभावना है, 0.2 संभावना, इस रूट से जाएगा क्या संभावना है, मान लो 0.3 है। तो इन ऑल दिल्ली पहुंचने की संभावना क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते, या तो वो होगा या ये होगा, और होगा, क्या होगा, और होगा। तो जब भी और होता है उसका मतलब होता है यूनियन, और प्रोबेबिलिटी की दुनिया में हम क्या कर देते हैं, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम करते हैं। हमने सीखा भी है, सीखा है ना, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और अगर कोई इंटरसेक्शन होता है तो एक अनदर केस है कि हम उसको फिर माइनस कर देते हैं ना, और लेट से वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से, तो ये केस भी खत्म हो जाता है। कुल मिला के किया क्या, मतलब ऑपरेशन क्या लगाया, इस टॉपिक में अपन ये पढ़ रहे हैं कि अपन ने ऑपरेशन क्या लगाया। तो एंड की दुनिया में अपन ने प्रोडक्ट किया था, और की दुनिया में आप प्लस करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा ना। तो एंड बोले तो मल्टीप्लाई, और बोले तो प्लस। नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ और चीजें बनती है, जैसे कि आइदर और नाइदर और, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग। देखो आइदर और इज एज सेम एज और, याद रखो, आइदर और इज एज सेम एज और। तो और लिखा रहे या आइदर और लिखा रहे, आपको एक ही काम करना है। बस फर्क ये है कि और में बहुत सारे केसेस कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे ए और बी, और ए और बी और सी और डी, बहुत सारे हो सकते हैं ना। जबकि आइदर और में दो ही केस कनेक्ट होते हैं, आइदर ए और बी, है ना। भाई ये दो के लिए ही आता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं आता है ना, ठीक है। तो आइदर और आ जाए तो भी सेम टू सेम, अभी मैंने बता दिया वो का वही काम करना है आपको, है ना। आइदर ए और बी इवेंट्स जैसे दे दिए, तो इसका मतलब ए यूनियन बी ही कराना है, इनकी प्रोबेबिलिटी को ए यूनियन बी से डिनोट कराना है, निकालना वैसे ही जैसे निकालते थे, प्लस दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम करना है, मतलब क्या करना है, सम करना है। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है तो फिर इंटरसेक्शन को माइनस करना है, ये तो हम बहुत पहले सीख चुके, ठीक है ना। ये सब बताया हुआ है आपको 11th क्लास में, बट एक तरीके से रिविजन नहीं हुआ है ना। चलो, अब आइदर और का उल्टा होता है नाइदर नॉर, ये हमको पता है। आइदर और का मतलब या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक तो होगा होगा। नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये होगा और ना ही वो होगा। तो इसमें हम जो काम ऊपर कर रहे थे उसका उल्टा कर देंगे,
यानी कि जो काम हम ऊपर कर रहे थे, जिन दो इवेंट्स का हम यूनियन कर रहे थे, उन दोनों इवेंट्स का ही यूनियन करो, अभी भी यूनियन ही करो, लेकिन यूनियन लगा के डैश लगा दो। भाई वहां तो सिंपली आप ए यूनियन भी कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे नाइदर ए और नॉर बी में देखो एन और एन हटा दूं, ये एन हटा दूं और ये एन हटा दूं, हटा दिया मैंने, एन हटा दिया, एन हटा दिया, हटा दिया। अभी आइदर ए और आइदर बी बन गया, तो ये क्या था, ए यूनियन बी। तो जैसे एन एन लग जाएगा, तो एन मतलब नहीं करना है, तो नहीं करना है मतलब डैश लगा दो। देखो इधर आओ, आइदर ए और बी का मतलब था ए यूनियन बी। अब इसके आगे एन लगा दिया, नाइदर नॉर। तो नहीं करना है, नहीं करना है मतलब इसके आगे डैश लगा देना, करना वही है यूनियन बी, पर उसका डैश लगा देना है। और प्रोबेबिलिटी की दुनिया में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। और होल डैश की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका भी अभी बताया था, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता था, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। और हमने फिर कुछ लॉस पढ़े हुए हैं, ये चीज एग्जैक्टली इक्वल होती है इसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जब हम इसको ऐसे रीड करते हैं, जब हम उसको ऐसे कहते हैं, तब उसको रीड ऐसे किया जाता है, नाइदर ए नॉर बी। कैसे रीड किया जाता है, अगर मैं इसको रीड करूंगा आइदर ए और बी, तो इसको ऑब्वियसली ऐसे ही तो रीड करूंगा, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है ना। लेकिन ये चीज एग्जैक्टली इक्वल है किसके, अभी अभी मैंने बताया आपको, ये चीज एग्जैक्टली इक्वल मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली इक्वल है इसके, इसके, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे रीड ऐसे बोलूंगा, तो उसको रीड फिर ऐसे करना पड़ेगा, नॉट ए एंड नॉट बी। इंटरसेक्शन में एंड बोलते हैं, ए डैश का मतलब नॉट ए, बी डैश का मतलब नॉट बी। अब ये दोनों बातें सेम कैसे हैं, एक बार फटाफट से इसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट। मान लो ये तो है ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए बी एंड दिस इज यूनिवर्सल। देखो क्या कह रहा है, नॉट ए, ए नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए आपको, ए नहीं चाहिए, तो ए को मैंने हटा दिया। और नॉट बी, बी भी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो ये मैंने बी को लेट से ब्लू लाइन से हटा दिया, बी नहीं चाहिए। अब जब ए नहीं चाहिए था, ब्लू हटा देता हूं एक बार में, आप सोचो जब ए नहीं चाहिए था तो आपको चाहिए क्या था, इस ए के अलावा बची हुई सारी चीज चाहिए थी, इस ए के अलावा ये बची हुई सारी चीज चाहिए थी, इंक्लूडिंग ये बी का खाली एरिया भी चाहिए था, ये सारा चाहिए था। जब आपको बी नहीं चाहिए था, तब आपको ए के अलावा बी के अलावा बचा हुआ सारा एरिया चाहिए था, उसमें ए का भी कुछ पार्ट है। तो जब ए के अलावा खाली एरिया बचा और बी के अलावा खाली एरिया बचा, उन दोनों में कॉमन पार्ट जो आया वो यही तो आया, ए और बी के अलावा खाली कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट यही तो है, जो ए के अलावा खाली एरिया है और जो बी के अलावा खाली एरिया है, उन खाली, इसके खाली एरिया का और इसके खाली एरिया का कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन क्या आया, यही तो आएगा, जो ए और बी के अलावा जितना भी खाली पार्ट बच गया। तो कह सकता हूं ना कि ए यूनियन बी का होल डैश ही तो है ये, ए और बी के अलावा जो भी खाली पार्ट है ये ए यूनियन बी का होल डैश है। तो मैं कह सकता हूं कि ए नॉट और बी नॉट का इंटरसेक्शन एक्चुअली ए यूनियन बी का होल डैश होता है। ये प्रॉपर्टी हमने सीखी है, ठीक है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बता दो फटाफट से। देखो नीचे दो प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, सीखिए ना, डी मॉर्गन्स लॉ, कि ए यूनियन बी का होल डैश करो तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश करो तो ए डैश यूनियन बी डैश होता है। आप अलग अलग ये डैश डिवाइड करते हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन बिकम्स, ये 11th क्लास का टॉपिक है, आपको समझाया हुआ है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी में भी फिर यही होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी, ए यूनियन बी का होल डैश करो या ये करो, एक चीज हो जाएगी, ठीक है। रीड करने का तरीका अलग हो जाता है, जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो रीड करोगे नाइदर ए नॉर बी। अब सपोज करो डैश हटा दूं, तो कैसे रीड करोगे, आइदर ए और बी, डैश लगा दूं तो कैसे रीड करोगे, नाइदर ए नॉर बी। और जब ऐसे लिखोगे तो फिर कैसे रीड करोगे, ए नॉट एंड ए, नॉट ए या ए नॉट, नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज से पहचानना है, सपोज करो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमने पहचाना और हमको ये निकल के आया, तो हम सोचते रहते हैं सर ये तो कोई नई चीज हो गई, सर आपने पढ़ाई नहीं, अरे ये और ये तो एक ही चीज है, नाइदर ए नॉर बी तो है, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन हमको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो इधर आ जाओ, लास्ट एक, ये लास्ट 6 पॉइंट और देखो। ये कहता है कि अगर ए और बी डैश का इंटरसेक्शन कराना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इवेंट और बी, ए के होने की संभावना साथ में, लेकिन बी नहीं होना चाहिए, इन दोनों बातों को साथ में लेना है, ए तो होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए, इसकी संभावना चाहिए। तो आप एक काम करो, आप ए चाहिए ना आपको, ए की संभावना ले लो और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी की संभावना घटा दो,
ठीक है ना। जो आपको चाहिए वो तो पूरा लेना, जैसे ए चाहिए वो तो पूरा लेना, और घटाना क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन। सिमिलरली अगर आपको बी चाहिए और ए नहीं चाहिए तो अब आप बी पूरा लेना, अब आप बी पूरा लेना और फिर इंटरसेक्शन घटा देना। ओके, देखो जब ए चाहिए था तो ए पूरा ले लिया, जब बी चाहिए था तो बी पूरा ले लिया, घटाया दोनों में से इंटरसेक्शन ही है। डैश किसी पे भी आए घटेगा इंटरसेक्शन ही। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? इसको भी डायग्राम समझना चाहते हो? देखो ये तो है ए, कोई भी एक समझा देता हूँ, ऊपर वाला समझा देता हूँ ना। ये तो है ए, एक्चुअली दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ 11th क्लास, सब समझाना, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। ये है बी, ए बी। क्या कह रहा हूं मैं कि ए तो मुझे चाहिए, ए तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी डैश है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पूरी है, सॉरी इस पार्ट को कंसीडर करो केवल, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए चाहिए पूरा, ये पूरा ए चाहिए, और बी का डैश चाहिए। बी का डैश मतलब इस बी के अलावा, इस बाउंड्री के अलावा बाकी सारा पार्ट, यानी ये सारा खाली पार्ट, ठीक है, ये सारा खाली पार्ट। और उन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, फिर उनका कॉमन पार्ट तो यही तो आएगा, जो ये ब्लू लाइन है, मतलब इस ए के अंदर बस ये इसको छोड़ दो, यही तो आएगा उन दोनों का कॉमन पार्ट, यही तो आएगा उन दोनों का कॉमन पार्ट। कैसे निकालोगे? इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से, पूरी में से केवल ये इंटरसेक्शन पार्ट माइनस करके तो निकालोगे। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा लास्ट स्टैंडर्ड नोटेशन, दैट्स इट। अब अपन कल नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 13.2, अगला फिर बेस थ्योरम है वो 13.3 में आएगा। सो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस आपको नॉलेज में होने चाहिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो इसमें मैंने मिसलेनियस पार्ट भी कवर कर लिया, मतलब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो मिसलेनियस में आएगा एडवांस लेवल, इसमें ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैंने कवर करवा लिया, तो आपको उसको वहां पे देखने की जरूरत नहीं होगी, है ना। ठीक है ना, हो सकता है कि जितना पढ़ाया हो उसमें से इतना काम अगले एक्सरसाइज में है ही ना, लेकिन मिसलेनियस में जरूर है, और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने आज की क्लास में? हमने सबसे पहले हमने सीखा कि साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाली, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, उनका मतलब क्या क्या होता है, चार्ट बनाया हमने, ऊपर निकाली कैसे जाती है। या तो जनरल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, जो कि केवल एक केस में इसमें होता है, सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट, और या फिर साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट में, विथ रिप्लेसमेंट था सॉरी, यहाँ पे उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है। इधर तो हम करते हैं एक जने की प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इधर हम करते हैं उनकी जनरल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, ये निकाला जाता है इस तरीके से। ठीक है, और फिर इर्द गिर्द की चीजें जैसे डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स सीखा। ठीक है, और फिर कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन सीखी। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर एक्सरसाइज नंबर 13.2। कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, आप सारे नोट्स कंप्लीट करके रखें यहाँ तक के। ठीक है, ओके, फिर बेस थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।